आज हम लोग पढ़ते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंसी कॉन्ग्रुएंसी के गुणधर्म। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी के गुणधर्म। पहली प्रॉपर्टी है कि फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जेड। पहली प्रॉपर्टी का पहला पार्ट लिखो ऐसे कि फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जेड, A is congruent to, for every A belongs to Z, A is congruent to A mod n। आपको पता ही है कि ये तुल्यता संबंध है, मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, तो हर एलिमेंट खुद के कॉन्ग्रुएंट होता है। दूसरा, यदि A इज कॉन्ग्रुएंट टू B mod n हो तो B इज कॉन्ग्रुएंट टू A mod n होता है। सममित होने के कारण, सिमेट्रिक होने के कारण अगर A कॉन्ग्रुएंट टू B mod n हुआ तो B कॉन्ग्रुएंट टू A mod n होगा, क्योंकि अगर n A माइनस B को विभाजित करेगा तो n B माइनस A को भी विभाजित करता है। ये यदि A इज कॉन्ग्रुएंट टू B mod n तथा B इज कॉन्ग्रुएंट टू C mod n हो तो A इज कॉन्ग्रुएंट टू C mod n होता है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तुल्यता संबंध होने के कारण इन तीनों संबंधों को संतुष्ट करेगा, इसका मतलब कि ये तीनों चीजों को संतुष्ट करता है। दूसरा है कि यदि A इज कॉन्ग्रुएंट टू B mod n तथा C इज कॉन्ग्रुएंट टू D mod n हो, यदि A इज कॉन्ग्रुएंट टू B mod n तथा C इज कॉन्ग्रुएंट टू D mod n हो तो पहला A प्लस सी, इन दोनों को जोड़ लो इधर, A प्लस सी कॉन्ग्रुएंट टू, उधर वाले दोनों को जोड़ दो, B प्लस D mod n होता है। A प्लस सी इज कॉन्ग्रुएंट टू B प्लस D mod n होता है। दूसरे में जोड़ने की जगह घटाओगे तब भी वही कॉन्ग्रुएंसी मेंटेन रहता है। A माइनस सी कॉन्ग्रुएंट टू B माइनस D mod n होता है। A माइनस सी कॉन्ग्रुएंट टू B माइनस D mod n होता है। तीसरे में A इंटू सी इज कॉन्ग्रुएंट टू B इंटू D mod n होता है। इन दोनों को गुना करो तो और इन दोनों को गुना करो तो A इंटू सी B इंटू D के कॉन्ग्रुएंट होता है। चौथे में आप देख सकते हो कि K इंटू A इज कॉन्ग्रुएंट टू K इंटू B mod n होता है फॉर एवरी K बिलोंग्स टू Z। पांचवे में कि A की पावर K इज कॉन्ग्रुएंट टू B की पावर K mod n होता है फॉर एवरी K बिलोंग्स टू N। तो ये पांचों बातें हैं बच्चों जो आप आसानी से देख सकते हो कि अगर A कॉन्ग्रुएंट टू B mod n है और C कॉन्ग्रुएंट टू D mod n है तो A प्लस C कॉन्ग्रुएंट टू B प्लस D mod n होगा। क्यों? क्योंकि दिया हुआ है
कि A इज कॉन्ग्रुएंट टू B mod n, n डिवाइड्स A माइनस B तथा n डिवाइड्स C माइनस D। n A माइनस B को भी विभाजित करता है और n C माइनस D को भी विभाजित करता है ना। A इज कॉन्ग्रुएंट टू B mod n का मतलब n डिवाइड्स A माइनस B, और साथ ही साथ C इज कॉन्ग्रुएंट टू D mod n का मतलब है n डिवाइड्स C माइनस D, n डिवाइड्स C माइनस D। अब देख लो n इन दोनों को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो बच्चों कि A माइनस B बराबर n इंटू Q1 एंड C माइनस D बराबर n इंटू Q2, जहाँ Q1 और Q2 इंटीजर्स हैं, Q1 और Q2 दोनों इंटीजर्स हैं। तो A माइनस B और C माइनस D ये इसके बराबर हो गए। अब दोनों को जोड़ दो या घटा दो, तब भी उसमें से आप n कॉमन ले सकते हो। अब देखो बच्चों, दूसरा है कि इसीलिए जब आप पहला करोगे A माइनस B प्लस C माइनस D बराबर n इंटू Q1 प्लस Q2 इम्प्लाइज A प्लस C माइनस B प्लस D बराबर n इंटू Q1 प्लस Q2, और अगर ये इसका मतलब n डिवाइड्स A प्लस C माइनस B प्लस D, n इसे डिवाइड करेगा और n इसे डिवाइड करेगा, मतलब A प्लस C इज कॉन्ग्रुएंट टू B प्लस D मॉड n। ठीक है, उसी तरीके से इसी प्रकार आप देख सकते हो कि A माइनस B जोड़ C माइनस D की जगह माइनस C माइनस D कर दो, तो ये n इंटू Q1 माइनस Q2 हो जाएगा। और देखो बच्चों, यहाँ से आप देख सकते हो A माइनस C माइनस B माइनस D, ठीक है, माइनस B और प्लस D हो जाएगा, तो माइनस कॉमन ले लिया, तो B माइनस D बराबर n इंटू Q1 माइनस Q2 हो गया, एंड दिस इम्प्लाइज A माइनस C इज कॉन्ग्रुएंट टू B माइनस D मॉड n। n डिवाइड करता है इसको भी, तो आप देख सकते हो। हाँ, AC माइनस BD में आपको थोड़ा सा ट्रिक यूज करना पड़ेगा। इसी प्रकार AC माइनस BD का मतलब है AC माइनस BC प्लस BC माइनस BD बराबर C कॉमन ले लो तो A माइनस B जोड़ B कॉमन ले लो तो C माइनस D। और यहाँ से आप देख सकते हो कि C इंटू A माइनस B बराबर क्या था, n इंटू Q1, एंड C माइनस D बराबर था n इंटू Q2, तो n कॉमन ले लोगे तो C Q1 प्लस B Q2, और इसीलिए n डिवाइड्स AC माइनस BD। अगर n AC माइनस BD को डिवाइड करता है तो AC इज कॉन्ग्रुएंट टू BD मॉडुलो n, AC इज कॉन्ग्रुएंट टू BD मॉडुलो n। और इस तरह से आप देख सकते हो बच्चों कि अगर A कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड n है, C कॉन्ग्रुएंट टू D मॉड n है, तो AC कॉन्ग्रुएंट टू BD मॉड n होगा। और जो A की पावर K वाला है उसको तो आप ऐसे देख सकते हो, अब A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड n और फिर से A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड n implies A इंटू A स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू B इंटू B, B स्क्वायर मॉड n। दिस implies देखो A स्क्वायर इंटू A क्यूब इज कॉन्ग्रुएंट टू B स्क्वायर इंटू B, B क्यूब मॉड n। और ऐसे ही आप चलते चले जाओ, तो सारे पावर में आप इसको दिखा सकते हो,
है ना, जो C इज कॉन्ग्रुएंट टू D मॉड n को दोबारा A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड n लिख लो, तो A इंटू C की जगह A इंटू A हो जाएगा और B इंटू D की जगह B इंटू B हो जाएगा, और आपको दिख जाएगा कि A स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू B स्क्वायर मॉड n हो गया, है ना। तो जितने पावर तक आप बढ़ना चाहते हो इसी को सक्सेसिवली आगे बढ़ाते हुए वहाँ तक जा सकते हो। ठीक है, ठीक है। अब देखो, ये तो दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी पे आ जाओ कि यदि A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड n हो, यदि A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड n हो, तो यदि A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड n हो, तो दोनों या तो A को n से भाग देने पर वही शेषफल प्राप्त होता है, वही शेषफल प्राप्त होता है जो B को n से भाग देने पर प्राप्त होता है, जो B को n से भाग देने पर प्राप्त होता है। If A is congruent to B modulo n, if A is congruent to B modulo n, then both A and B give, if A is congruent to B modulo n, then both A and B give same remainder, then both A and B give same remainder when they are divided by n. Then both A and B give same remainder when they are divided by n. Both A and B give same remainder when they are divided by n. ठीक है, जब दोनों को आप n से डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर सेम मिलेगा। आप उदाहरण देख सकते हो, कोई भी आप उदाहरण देखो। उदाहरण के लिए जैसे आपने मान लिया कि 24 इज कॉन्ग्रुएंट टू 17 नहीं 27 mod 17। अगर मैंने मान लो -27 mod 17, 24 इज कॉन्ग्रुएंट टू -27 mod 17। सही है, क्योंकि 24 क्योंकि आप देख सकते हो कि 17 डिवाइड्स 24 माइनस प्लस 27, तो ये 51 हो गया और 17 51 को डिवाइड करता है, तो बिल्कुल सही है ये। अब 24 को जब आप 17 से डिवाइड करोगे तो 24 बराबर 17 इंटू 1 प्लस 7। 24 को 17 से डिवाइड करने पर मिलने वाला रिमाइंडर 7 है, और -27 को जब आप 17 से डिवाइड करोगे तो 17 इंटू -2 करोगे तो -34, और -34 और इधर 27 है तो 34 और 27 में भी 7 ही होगा। देख लो, दोनों सेम रिमाइंडर देते हैं जब उन्हें हम लोग इस n से डिवाइड करते हैं। सो बोथ A and B give same remainder when they are divided by n। जब हम लोग उन्हें n से डिवाइड करते हैं तो दोनों ही सेम रिमाइंडर देते हैं। समझ में आई बात? और तो पहला हो गया। और दूसरा पॉइंट है कि अगर मान लो यदि
A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड n हो, यदि A कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड n हो, जहां B का मान 0 और n के बीच में हो, तो A को n से भाग देने पर A को n से भाग देने पर प्राप्त शेषफल B होगा। तो A को n से भाग देने पर प्राप्त शेषफल B होता है। चौथे पॉइंट पे आ जाओ, फोर्थ पॉइंट पर। ठीक है, फोर्थ पॉइंट पर आ जाओ कि दो बेसिक छोटे छोटे स्टेटमेंट है, थ्योरम से उनको लिख लो। पहला है फर्मैट थ्योरम। फर्मैट थ्योरम कहता है फर्मैट थ्योरम आपसे कहता है कि यदि P एक अभाज्य संख्या है, if P is a prime number, तथा A एक पॉजिटिव इंटीजर है जहां P A को विभाजित नहीं करता है, तो A raised to power P minus 1 is congruent to 1 mod P होता है। तो A raised to power P minus 1 is congruent to 1 mod P। ठीक है, if P is a prime number, if P is a prime number and A belongs to n such that P does not divide A, if P is a prime number and A belongs to n such that P does not divide A, if P is a prime number and A belongs to n such that P does not divide A, then A raised to power P minus 1 is congruent to 1 modulo P। Then A raised to power P minus 1 is congruent to 1 modulo P। ठीक है, ये फर्मैट्स थ्योरम होता है, इसका भी यूज होता है, मैं भी आपको समझाता हूँ। और फर्मैट्स थ्योरम को एग्जाम्पल से समझाऊँ। फर्मैट्स थ्योरम में आप जैसे P बराबर आपने ले लिया, फर्मैट्स थ्योरम में आपने P बराबर ले लिया 2, तो P बराबर 2 ले लिया, तो ऐसा कोई नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो, डिविजिबल ना हो A, तो 3 ले लो, 5 ले लो। 5 is 5 raised to power 2 minus 1 is congruent to 1 mod 2 होता है। P इक्वल्स टू 3 ले लिया आपने, और A ऐसा लेना है जो P से डिविजिबल ना हो। A को 2 ले लो, A को 4 ले लो, A को 5 ले लो, कुछ भी ले लो। 2 raised to power 3 minus 1 is congruent to 1 mod 3। 2 raised to power 2, 4 is congruent to 1 mod 3। फिर 4 raised to power 3 minus 1, तो 16 congruent to 1 mod 3। 5 raised to power 3 minus 1, 25 congruent to 1 mod 3। ऐसे ही आप फर्मैट्स थ्योरम देख सकते हो। सेकेंड है फोर्थ का आयलर प्रमेय, आयलर थ्योरम। ऑयलर प्रमेय या ऑयलर थ्योरम, ये फर्मैट्स थ्योरम का जनरलाइजेशन हो गया कि यदि A तथा n धनात्मक पूर्णांक हैं,
धनात्मक पूर्णांक हैं जहां GCD ऑफ a कॉमा n बराबर 1 हो, जहां GCD ऑफ 1 कॉमा n बराबर a कॉमा n बराबर 1 हो, तो a raised to power phi of n is congruent to 1 modulo n होता है. If a and n are positive integers, if a and n are positive integers such that if a and n are positive integers such that GCD of a comma n equals to 1, if a and n are positive integers such that GCD of a comma n equals to 1, GCD of a comma n equals to 1, then a raised to power phi of n is congruent to 1 modulo n. Then a raised to power phi of n is congruent to 1 modulo n. अब आपको पता है बच्चों कि भाई ये सेम वही बात है, अगर n कोई प्राइम नंबर हो जाए, अभाज्य संख्या हो जाए और p a को विभाजित ना करे तो GCD तो 1 हो ही जाएगा. और फाई ऑफ p बराबर p माइनस 1 होता है, तो इसीलिए फाई ऑफ n की जगह वहाँ पर p माइनस 1 आ गया था. तो ये तो इसका स्पेशल केस हो गया. अब आगे बढ़ते हैं बच्चों. ये तो हो गया, ये सारी प्रॉपर्टीज हो गई. अब इनका यूज क्या है देखो. शेषफल ज्ञात करना, मेन इसका यूज जो हम लोगों को लेना है यहाँ पर वो शेषफल ज्ञात करने में है. ठीक है, रिमाइंडर फाइंडिंग प्रॉब्लम, रिमाइंडर फाइंडिंग प्रॉब्लम. शेषफल ज्ञात करना, रिमाइंडर फाइंडिंग प्रॉब्लम. जैसे कि मैं एग्जाम्पल से शुरू करता हूँ. जो एक क्वेश्चन आया था अभी आपके सेकेंड ग्रेड में 2018 में कि भाई 3 की पावर 40 को 19 से भाग देने पर, 3 की पावर 40 को 19 से भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा. Find the remainder when 3 raised to power 40 is divided by 19. Find the remainder when 3 raised to power 40 is divided by 19. ठीक है, देखो 3 की पावर 40 को जब हम लोग विभाजित करेंगे 19 से तो हमें क्या शेषफल प्राप्त होगा. ये क्वेश्चन है. फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 3 रेज़ टू पावर 40 इज डिवाइडेड बाय 19. अब ये क्वेश्चन पेपर में आया था सेकेंड ग्रेड में. अब देखो इसको कैसे हम लोग हल करते हैं. तो चूँकि 3 की पावर 19 से भाग देना है तो 18 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 19 होता है. कहाँ से? फर्मैट्स थ्योरम. है ना, a बराबर 3 हो गया, p बराबर 19 हो गया, तो a की पावर p माइनस 1 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 19. और हमारी कोशिश होती है कि ये यहाँ पर 1 या माइनस 1 लाएं. 1 या माइनस 1 लाएंगे तो पावर चाहे कितना भी कर लो आप, ठीक है, कैलकुलेशन आसान रहेगा. अब आपको जाना है 40 तक, 3 की पावर 40 तक, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो. 3 की पावर 18 का स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है. आपने पढ़ा है ना, a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड n, देन a की पावर k इज कॉन्ग्रुएंट टू b की पावर k मॉड n.
तो 3 की पावर 18 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर हुआ, मतलब 3 की पावर 36 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 19 हो गया। अब आपको क्या करना है बच्चों कि अब आपको 40 तक पहुंचने के लिए अब कुछ पावर नहीं ले सकते, तो आप 3 की पावर 4 से दोनों तरफ गुणा कर दो। 3 की पावर 4 से दोनों तरफ गुणा कर दोगे तो आपको इतना हो जाएगा। तो इस साइड में तो आपको 3 की पावर 40 मिल गया और इस साइड में आपको 3 की पावर 4 मतलब 81 मिल गया। ठीक है, इस साइड में आपको 81 मिल गया। अब आपको पता है कि आपने पढ़ा है थर्ड प्रॉपर्टी में कि A कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड n होता है, तो A को n से भाग देने पर वही शेषफल प्राप्त होता है जो B को n से भाग देने पर प्राप्त होता है। अब चूंकि 81 को जब आप 19 से भाग दोगे तो 19 गुना 2 38 होता है और फिर 76 होता है, तो 5 मॉड 19 हो जाएगा। अब A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड n, B इज कॉन्ग्रुएंट टू C मॉड n, इसका मतलब 3 की पावर 40 को इज कॉन्ग्रुएंट टू 5 मॉड 19, तो शेषफल क्या हो जाएगा। अब 5 क्या है, 81 0 और 19 के बीच में नहीं था, लेकिन 5 जो है वो 0 और 19 के बीच में है, इसीलिए शेषफल जो प्राप्त होगा वो 5 होगा। शेषफल बराबर 5। तो 3 की पावर 40 को 19 से भाग देने पर जो प्राप्त शेषफल होगा वो होगा 5।